द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हम एक बार फिर राहुल गांधी पे बात कर रहे हैं, पर परिदृश्य बहुत बदल गया है। चर्चा के तहत हम पिछले दिनों राहुल गांधी के मसले पर कई बार बात की है, लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से राजनीतिक बदलाव हुआ है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। राहुल गांधी को मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के संदर्भ में बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। कर्नाटक की रैली में उन्होंने एक बयान 2019 में दिया था। उस बयान से आहत होकर सूरत के विधायक ने एक याचिका कोर्ट में लगाई थी और कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल के कारावास और 15,000 रुपए के जुर्माने की सजा लगाई। पर इसके साथ ही कोर्ट ने 30 दिन के लिए उन्हें जमानत भी दे दी और साथ ही यह मोहलत दी कि वह उच्च अदालत में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। लेकिन देश में जिस प्रकार का जनप्रतिनिधित्व कानून है उसके चलते राहुल गांधी इस सजा के एवज में आज अपनी लोकसभा की सदस्यता से हाथ धो बैठे। लोकसभा के सचिवालय के द्वारा आज एक आदेश जारी किया गया जिसमें बताया गया कि अब राहुल गांधी सांसद नहीं है। जिस वायनाड सीट से वह लोकसभा में आते थे वह सीट खाली हो गई है और साथ ही चुनाव आयोग को बता दिया गया है कि वो वहां पर जल्दी चुनाव कराए। बहुत तीखी प्रतिक्रिया है, बहुत तीव्र प्रतिक्रिया है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बयानबाजी के लगातार सुर मुखर हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि तानाशाही आ गई है, सच बोलने वालों के लिए जगह नहीं छोड़ी है। राहुल गांधी ने भावुक किस्म का ट्वीट किया है, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, खड़गे जी ने ट्वीट किया है। पर इन सबके बीच में एक वर्ग ऐसा भी है और भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक पक्ष है जिसमें यह है कि जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। राहुल गांधी देश की राजनीति में एक गैर जिम्मेदार राजनेता के तौर पर व्यवहार कर रहे थे। वह लगातार ही इस प्रकार के आपत्तिजनक बयान देते थे। साथ साथ मामले उनके खिलाफ मानहानि के अभी अदालतों में लंबित है और उन्हें आखिरकार अपने किए की सजा भोगनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस दलील के साथ है। एक तीसरा पक्ष जो है वो ये है कि लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या सार्वजनिक जीवन में इस तरीके की बयानबाजी को स्वीकार किया जाना चाहिए। एक वर्ग कहता है कि भाई अगर राजनेता एक दूसरे पे कटाक्ष नहीं करेंगे, आपत्ति नहीं करेंगे, अगर टिप्पणियां नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या सभाओं में। वही दूसरी तरफ पहलू ये भी तो है कि आखिर जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग अगर इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो उसके एवज में क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? क्या राहुल गांधी को जो सजा मिली है क्या वो आने वाले समय में मिसाल बनेगी? यही हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी को देश की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कीमत चुकानी पड़ी है या राहुल गांधी ने लड़ाई लड़ते हुए इस प्रकार की चूकें की है जिसके चलते उन्हें इस हश्र का सामना करना पड़ा। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और भारतीय राजनीति के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के संदर्भ में कुछ गंभीर विमर्श करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र सदियों पहले से दिया हुआ है। राहुल गांधी को यह विचार सूत्र समझ में नहीं आया, लेकिन बाकी लोग शायद समझ लें, अदालत की सजा के बाद समझ लें। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीरदास जी के द्वारा जो ये बात कही गई थी उसका आशय था कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो श्रोता अर्थात सुनने वाले के मन को आनंदित करे, अच्छा लगे उसे। ऐसी भाषा सुनने वाले को तो सुख का अनुभव कराती ही है, इसके साथ स्वयं का मन भी आनंद का अनुभव करता है। ऐसी मीठी वाणी के उपयोग से हम किसी भी व्यक्ति को उसके प्रति हमारे प्यार और हमारे आदर का एहसास करा सकते हैं। कितनी सुंदर बात संत कबीरदास जी ने कही थी। और अच्छी बात यह भी रही कि इस देश के पाठ्यक्रम में ये दोहे पढ़ाए भी जाते रहे, प्राथमिक शिक्षा में ही पढ़ाए जाते रहे। पर अफसोस की बात यह है कि जब हम सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो बचपन में पढ़ी गई इन अच्छी बातों को शायद भुला देते हैं और इसीलिए ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहरहाल हम अभी राहुल गांधी पर केंद्रित रहते हैं। राहुल गांधी जिनके चलते पिछले 10 दिन से संसद नहीं चल रही थी, बार बार मांग हो रही थी कि राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी पिछले 4 दिन से कह रहे थे कि सांसद होने के नाते मुझे अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाए, लेकिन अब ये टंटा ही खत्म हो गया। क्योंकि राहुल गांधी सांसद रहे नहीं तो संसद में माफी कौन मांगे और संसद में अपनी बात क्यों कहे? तो कम से कम संसद अब चलेगी, ऐसा मानते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान आज मौजूद हैं। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं, जिस कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया हुआ है उस पार्टी का बड़ा नाम रहे हैं प्रताप भानु शर्मा। बहुत वरिष्ठ नेता है, सांसद भी रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष भी, वो हमारे साथ है। हमारे साथ शिवरतन शर्मा जी हैं, बहुत ही मुखर किस्म का चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश उपाध्यक्ष है, लेकिन अपनी तल्ख और तेवर वाली शैली के लिए प्रदेश भर में ख्यात है। उनके लिए आज का दिन खासा उल्लास वाला है क्योंकि राहुल गांधी उनका पसंदीदा विषय है।
हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी हैं, संवैधानिक मामलों के जानकार हैं, विधानसभा छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख सचिव रहे हैं। जब भी ऐसे नाजुक मसले होते हैं तो उसके कानूनी पहलुओं को, संवैधानिक पहलुओं को हमारे साथ साझा करने के लिए देवेंद्र वर्मा जी की कार्यक्रम में अनिवार्य उपस्थित होती है। इन सबके बीच में पवन शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लोग कह रहे हैं अगली बारी अरविंद केजरीवाल की है, तो हमने कहा पवन शर्मा जी से बैठकर पूछे कितना डरे हुए वो आज के फैसले के बाद। और इन सब के बीच में ऐसे मसलों पर अपनी बेबाक और निष्पक्ष टिप्पणी के लिए ख्यात देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार डॉक्टर राकेश पाठक जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रताप भानु जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयानों को देख लेंगे ताकि उससे हमें अपने कार्यक्रम को स्वरूप देने में सहूलियत रहे। एक बार सुनिए क्या था मामला और अब क्या है मामले के संदर्भ में प्रतिक्रिया। आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। उन्होंने नोटबंदी की, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को नष्ट किया, जिंदगी बर्बाद की। सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है। बट ये क्यों हुआ? राहुल जी की स्थिति क्यों आई? ये गलती एक बार नहीं बार बार की। और मैं कुछ आपके सामने आंकड़े जरूर रखना चाहूंगा, आवश्यक है। अगर आप ये देखेंगे 7 जगह ये बेल पर है, जमानत पर है। एक बार नहीं है जी, बार बार ये अपशब्द बोलने के लिए, अपमानित करने के लिए। तो कुल मिलाकर कहानी है प्रताप भानु जी, बहुत नाराज हैं आप लोग, बहुत क्रोधित भी हैं, बहुत पीड़ित भी जाहिर कर रहे हैं। किस बात के लिए कर रहे हैं? केंद्र सरकार ने क्या कर दिया भाई? देश में कानून है, देश में संविधान है, देश की अदालत है, अदालत की प्रक्रिया है। माननीय राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक सभा में सवाल किया था, उस सवाल पर किसी का मन आहत हो गया, उसने मानहानि का केस कर दिया, राहुल गांधी को दोषी करार दिया। अब नियम कायदे कानून के तहत 2 साल की सजा हो गई। अब राहुल गांधी को अगर अफसोस होना चाहिए तो 24 सितंबर 2013 के लिए अफसोस होना चाहिए। यही वो दिन था जब मनमोहन सरकार ने तो फैसला पलट दिया था सब सुप्रीम कोर्ट का, ये 2 साल की सजा के कारण से स्वयं संस्था समाप्त हो जाएगी। तो राहुल गांधी ने तो फाड़ दिया था, अब खुद का किया हुआ भारी पड़ गया। तो आप इतने नाराज क्यों हैं? यहाँ ट्रेन रोक रहे हो, यहाँ पे बस रोक रहे हो, भाजपा के कार्यालय में पथराव कर रहे हो, क्या हो गया प्रताप भानु जी? नियम कायदे कानून को मानने वाले लोग अचानक बौखला क्यों गए? कोई बौखला नहीं रहे, आम जनता में नाराजगी है। जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक राहुल गांधी जी को फंसाया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की कितना दबाव रहा होगा ये सब काम करने के लिए। किस तरह से ये इंडियन पेनल कोड आईपीसी से देश के संविधान को चलाना चाहते, देश को आईपीसी से चलाना चाहते हैं या देश के संविधान से चलाना चाहते हैं जी। इससे ये साबित हो गया है कि आईपीसी की धाराओं का दुरुपयोग करके, झूठे आरोप लगा के और इस तरह से ऐसे बुद्धिमान व्यक्तित्व को जो सच बोलने के लिए दृढ़ संकल्पित है, सदन में जिसमें साहस है, लोकसभा में जिसका जवाब आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने या उनके किसी मंत्री ने नहीं दिया। 10 लाख करोड़ का इतना बड़ा स्कैम कैसे हुआ? अडानी का कैसे देश के साथ धोखा हुआ? कैसे बैंकों को गिरवी रख के इस तरह झूठ बोल के करोड़ों रुपया जनता का लुटाया गया? कैसे एलआईसी का पैसा लगा, स्टेट बैंक का पैसा लगा, पीएनबी का पैसा लगा? प्रताप भानु जी, बहुत विनम्रता के साथ मुद्दे पे रहने का आपसे आग्रह करता हूं। बहुत अनुभवी राजनेता हैं आप, 50 साल के करीब से ज्यादा का आपका राजनीतिक अनुभव है। थोड़ा विषय पे रहते हैं ना। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और आपके राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं। हर चोर का उपनाम मोदी क्यों है? नीरव मोदी, और उसके साथ में जोड़ देते हैं नरेंद्र मोदी। और इसके एवज में आप चाहते हैं क्या उनके लिए फूल मालाएं डलेंगी? आपको नहीं लगता
कि उन्होंने चूक ऐसी कर दी जिसका परिणाम भोगना पड़ेगा। नहीं, परिणाम कैसे भोगना पड़ेगा? जी। कोर्ट पे दबाव डाल के, जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता सूरत में, यदि उनने कोलार में, कर्नाटक में कोई बात कही, राजनीतिक मंच पर कोई बात कही, विद्वेष की कोई भावना नहीं थी, और जिस समय ये बात कही थी नरेंद्र मोदी का नाम राफेल डील के स्कैम में इन्वॉल्व था और आज भी है, मैं दावे के साथ कहता हूं। ऐसा नहीं है। यदि सच बात कहने की ये सजा है तो हम लोग तैयार हैं संघर्ष के लिए, पर सच की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। देश को संविधान से चलाया जाएगा, आईपीसी से नहीं चलने देंगे। लोकतंत्र का आप गला नहीं घोट सकते। आज का दिन देश के लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन है, और जिस तरह से इंदिरा जी के साथ इन्होंने किया, सोनिया जी के साथ इन्होंने उनकी सदस्यता समाप्त करी, आज पिछले कुछ महीनों से ये राहुल गांधी के पीछे पड़े थे कि कैसे इनको। एक सवाल और करता हूं प्रताप भानु जी, उसके बाद शिवरतन जी के पास चलता हूं। आप कह रहे हो कि ज्यूरिडिक्शन नहीं था, दबाव बहुत था, और ये सब था, तो आपके पास तो वकीलों की इतनी लंबी चौड़ी फौज है, इस सुनवाई के खिलाफ में आपने राहत क्यों नहीं ले ली थी? राहुल गांधी तो 3-3 बार सूरत की कोर्ट में हाजिर हुए, सुनवाई का हिस्सा बने, और पूरी सुनवाई होने के बाद में नतीजा आया है। तो क्या अब कांग्रेस का भाजपा पर भरोसा नहीं, केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं, क्या अब इस देश की अदालतों पर भी भरोसा नहीं? भरोसा वहीं तक रहेगा जहां तक हमारे अनुसार फैसला आएगा। हमारे अनुसार फैसला नहीं तो हमको कुछ मंजूर नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है जी, उस फैसले में ये लिखा है, मनु सिंघवी जी ने पढ़ के बताया है कि इसी में 202 के अंतर्गत ये प्रावधान रहता है, और ये चैलेंज किया राहुल गांधी जी के वकील ने कि ये इसके एरिया नहीं है, इस अदालत के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में नहीं आता जी, और उसको जजमेंट में लिखा है, 202 का उल्लेख है, परंतु उसे एड्रेस नहीं किया गया, उसे नोटिस नहीं लिया गया, उसमें कोई कार्रवाई सिटिंग जज ने नहीं करी। उसमें या तो जज स्वयं कार्रवाई करते हैं या पुलिस को अधिकृत करते हैं। तो ये जजमेंट ही डिफेक्टिव है, ये स्वीकार्य नहीं है, इसके खिलाफ ये क्वेश होगा। हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे, और जिस तरह से ये परवर्ट है। तो जब आप उच्च न्यायालय में जाने वाले हैं तो ये सड़कों पर धीका मस्ती क्यों कर रहे हैं? क्यों ट्रेनें रोक रहे हैं? क्यों पथराव कर रहे हैं? क्यों भाजपा कार्यालय पे हमला बोल रहे हैं? थोड़ा ये भी बता दें। जब आपको पता है कि आदेश सही नहीं है तो कोर्ट जाइए, कोर्ट से राहत लीजिए। ये सड़क पर जो आप अपना आक्रोश जता रहे हैं अदालत के फैसले के खिलाफ, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी? 24 घंटे के अंदर आपने उनकी सीट लोकसभा की वैकेंट कर दी, चुनाव आयोग को सूचित कर दिया। अरे एक सक्रिय सरकार है, सक्रिय व्यवस्था है, तो आप इसकी सराहना नहीं करेंगे? मैं शिवरतन जी के पास चलता हूं। शिवरतन जी, कांग्रेस बहुत नाराज है, फैसले के खिलाफ तो है ही नाराज, उससे भी ज्यादा नाराजगी उसकी इस बात को लेकर हो गई है कि ऐसी क्या आफत आ गई थी कि 24 घंटे में आपने सीट खाली करा दी और चुनाव के संदर्भ में भी प्रकट कर दी। राहुल गांधी से इतना डर, इतना भय, इतनी कपकपाहट आपकी क्यों है? देखिए, मैं पहले तो माननीय प्रताप भानु जी का जवाब दे दूं। जी, उन्होंने कहा कि सूरत कोर्ट का फैसला उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। जी, ये प्रकरण लगभग 4 वर्ष चला है। अगर आपको लग रहा था कि उनके क्षेत्राधिकार में नहीं, तो हाई कोर्ट में, उसके हायर कोर्ट में जाकर के इसको चुनौती देनी चाहिए। जी, आपको क्षेत्राधिकार के मामले में चुनौती देने के लिए किसने रोका था हायर कोर्ट जाने से? नंबर 2, कांग्रेस की जहां तक बात है, उनको चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, उनको सेना पे विश्वास नहीं है, उनको सरकार पे विश्वास नहीं है, और अब तो देश की संवैधानिक संस्था प्रमुख रूप से जो न्यायपालिका है उससे भी उनका विश्वास हट गया है। उनको विश्वास किसके ऊपर है? और सबसे महत्वपूर्ण बात है जी, आज कल जो फैसला आया, इसकी नींव किसने रखी? यूपीए में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी की सरकार कहां से संचालित होगी? कौन संचालित करता था? उस गवर्नमेंट ने विधेयक लाया था ना, जिसको माननीय राहुल जी ने फाड़ के फेंका था कि नॉनसेंस है। क्यों भाई? अगर आपको उचित नहीं लग रहा था तो आपका बहुमत था, उसको संशोधन करा लेते, निरस्त करा लेते। किसने रोका? अब जब कोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निर्णय दिया, 2 साल की सजा, 15,000 का जुर्माना सुना है, तो सीधा सीधा उस एक्ट में प्रोविजन है कि 2 साल की सजा होगी तो उसकी सदस्यता रद्द होगी। और ये पहली घटना तो है, अभी हाल में अब्दुल्ला आजम की सदस्यता समाप्त हुई है कोर्ट के डिसीजन के 2 या 3 दिन बाद। और ऐसे तो 10 उदाहरण है।
लालू यादव की सदस्यता गई, रशीद मसूद की सदस्यता गई, बीजेपी की आशा रानी, अशोक सिंह चंदेल, कुलदीप सिंह सिंगर, आजम खान, जयललिता, बाबन राव घोलपा, ऐसे बहुत लोगों के नाम है जिनकी सदस्यता कोर्ट से सजा सुनाया जाने के कारण गई। अब इनको पीड़ा हो रही है कि राहुल जी की सदस्यता क्यों? अरे भाई, राजनीति में आप मुद्दों में विरोध करो, कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, कभी कोई समाज गलत नहीं। समाज अच्छा होता है और समाज में अपवाद स्वरूप एक आध व्यक्ति गड़बड़ हो सकता है। एक व्यक्ति समाज से गड़बड़ हो गया तो क्या पूरे समाज को लांछित कर दोगे, पूरे समाज को चोर कह दोगे? इसकी स्वतंत्रता किसने दी? और जो उन्होंने गलती की, और ये पहली बार गलती नहीं की, चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने कौन गया था, कोर्ट से वार्निंग किसको मिली थी, ये सब हुआ है। तो आज अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो कांग्रेस को उसको स्वीकार करना चाहिए और लोअर कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील करना चाहिए। आपको किसने रोका है? सलाह तो आपकी बहुत अच्छी है शिवरतन जी, और कांग्रेस के लिए काफी अच्छे एडवाइजर की भूमिका में आप दिखाई दे रहे हैं, पर इसके साथ में सवाल इस बात को लेकर है कि आपको अपने आप में इतनी हड़बड़ाहट क्यों थी? कल फैसला आया था, 2-4 दिन के बाद में भी सदस्यता खत्म की जा सकती थी, अपील वपील का मौका भी मिल सकता था, और ऐसे उदाहरण है पहले जिसमें इस प्रकार की हड़बड़ाहट की थी और फिर कोर्ट ने इस हड़बड़ाहट पर सवाल उठाए। तो आपसे जानना ही चाहता हूं कि आप इतने हड़बड़ा क्यों गए? क्या ऐसा आसमानी आफत आ रही थी कि राहुल गांधी को आज ही लोकसभा से बाहर कर दो, पता नहीं क्या कहर टूट पड़ेगा? ये राहुल गांधी से इतना ज्यादा भय, इतना ज्यादा डर, इतनी ज्यादा आशंका किस लिए शिवरतन जी? किसी प्रकार की भय, किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार की आशंका नहीं जी। वास्तव में राहुल गांधी जी को उनकी जो अपनी टीम है जी, उस टीम की सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। जी। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई, प्लेन से उनको उतारा गया, पवन खेड़ा धरने में बैठ गए, 2 घंटे के अंदर कोर्ट में मामला गया, कोर्ट से उनको अंतरिम जमानत मिली, कल फैसला हुआ। इंटरनेट पे फैसले की कॉपी उपलब्ध रहती है, आप इंटरनेट से कॉपी निकाल करके तत्काल अपील कर सकते थे, आपको किसने रोका था? जी। आप अपनी चूक को दूसरे के मत्थे डालोगे, ये कहां की बात है? वास्तव में राहुल जी को अपनी टीम का चयन ठीक ठाक करना चाहिए, मैं तो सलाह ये दूंगा। और शिवरतन जी कांग्रेस के तो सलाहकार थे ही थे, ये दर्द उनके अंदर है कि राहुल गांधी के पास भी सलाहकार ठीक नहीं, तो शिवरतन जी उनके भी सलाहकार बनने के लिए तैयार है, एडवाइस दे रहे हैं। चूक कर दिया, थोड़ा जल्दी अपने को करना चाहिए था, अपनी जल्दी अपील लगानी चाहिए थी। क्या वाकई मामला इतना सरल है? एक उदाहरण है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वहां पर 27 अक्टूबर 2022 को आजम खां के संदर्भ में भी फैसला आया था। वहां पे उत्तर प्रदेश की कोर्ट के विधानसभा अध्यक्ष ने भी ऐसी ही संस्था खारिज कर दी और साथ ही नए चुनाव करने के संदर्भ में भी आदेश कर दिए। तो जो DY चंद्रचूड़ इस समय चीफ जस्टिस, उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने उस कार्रवाई पर सवाल उठा दिए थे और रोक लगा दी थी। तो मैं अब इस रोशनी के साथ में देवेंद्र वर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे यह समझना चाहता हूं कि मामला इतना ही सरल है क्या? 2 साल के लिए सजा हो गई, अपने आप ही आप संस्था खो बैठे, तो बवाल क्यों काट रहे हैं? कोर्ट जाइए, कोर्ट से राहत पाइए, नहीं तो सत्य की राह पर चलने का राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। सत्य का पथ तो हमेशा ही दुर्गम होता है, हमेशा ही कठिन होता है, हमेशा ही पीड़ादायक होता है। तो 8 साल के लिए पीड़ा के साथ में आगे बढ़िए। क्या कहते हैं देवेंद्र वर्मा जी? थोड़ा रोशनी दीजिए ना। इतना कांग्रेसी व्यथित क्यों है? सत्य पर चलना भी चाहते हैं और परेशान भी नहीं होना चाहते हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, गांधी परिवार के साथ में ये दूसरा मामला है जब सदस्यता समाप्त हुई जी। और इंदिरा गांधी की भी सदस्यता समाप्त हुई थी। उस समय इंदिरा गांधी क्योंकि शासन में थी, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई और उसके बाद के सारे डेवलपमेंट मालूम है, वो पद के ऊपर बनी रही, लोकसभा की हो गई। अब इस समय दिक्कत यह है कि इस समय कांग्रेस की सरकार नहीं है, सरकार भाजपा की है। तो वो अवसर तो कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है कि वो किसी प्रकार से इस जजमेंट को उल्टा कर दें या किसी प्रकार से इसमें वो करें। इसलिए उद्वेलित होकर यही एक रास्ता बचा है कि अब रोड की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि न्याय की लड़ाई हार चुके हैं और इसलिए रोड की लड़ाई लड़ी जाए। जहां तक सदस्यता समाप्त करने का प्रश्न है, निश्चित तौर पर संविधान के अनुच्छेद के अनुसार जो 102(1) में सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान है,
और जैसा कि अभी प्रताप भानु शर्मा जी कह रहे थे कि ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, आईपीसी के हिसाब से नहीं चलेगा, तो ये संविधान में ये प्रावधान है, आईपीसी का प्रावधान है कि यदि विधि के देश की किसी भी विधि के अंतर्गत यदि सदस्यता समाप्त होती है तो ये संविधान में ही दिया हुआ है। तो मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूं कि देश संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। देश तो निश्चित तौर पर संविधान के हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन संविधान में सारे प्रावधान नहीं होते। संविधान के अंतर्गत जो विधियां बनती है उसमें प्रावधान होते हैं, और जब एक बार सदस्यता समाप्त जाऊंगा कि उन्होंने क्यों फाड़ा, बल्कि मैं उस विषय पे राहुल गांधी की तारीफ ही करूंगा कि उन्होंने ये कहा कि नहीं, कुछ नहीं, 2 साल 4 साल निश्चित तौर पर जैसे ही कन्विक्ट हो उसकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए, जबकि वो इस निर्णय को खत्म करने वाला था कि 5 साल करने वाले थे। तो राहुल गांधी की मंशा में कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। जो ये सारी बातें हो रही कि उस समय यदि वो नहीं करते तो शायद उनकी सदस्यता बच जाती, उन्होंने ये सब सोच के नहीं किया। वो जो सही है वो निर्णय उन्होंने उस समय किया था और अध्यादेश का विरोध किया था। लेकिन अब जो स्थिति है, अब 2 साल का प्रावधान है, वो लॉ के हिसाब से है। जब कोई निर्णय जुडिशरी का आ जाता है तो हमारे यहाँ पर क्या गलत और क्या सही, जब इसमें मतभेद हो तो निर्णय करने वाली जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को दिया हुआ है, तो जुडिशरी ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। अब ये जरूर है कि इतनी आपाधापी में सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई करना, इसके ऊपर निश्चित तौर पर एक प्रश्न चिन्ह है कि भाई थोड़ा सा इंतजार कर लेते, क्योंकि स्टे तो कोर्ट ने दिया ही था अपील दायर करने तक, तो कम से कम 1-2 दिन एक इंतजार कर सकते थे। एकदम कल सूरत में निर्णय हुआ और आज सुबह सदस्यता समाप्त कर दी गई। ये आपाधापी की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन किसी भी प्रकार से जो संसद में गतिरोध बना हुआ है उस गतिरोध को कैसे समाप्त किया जाए। राहुल गांधी से इस्तीफा, माफी मांगने की जो बात है वो भी मेरे ख्याल से मुझे तो उचित नहीं लगती कि संसद में वो माफी मांगे, क्योंकि ये जो बयान था जो उनका, ये विदेश में कहीं पर भी जो बयान दिया उन्होंने, उसके आधार के ऊपर देश की जनता तो माफी मांग सकती है, आप चुनाव में जाके उनसे माफी मंगवाने का कही है, लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं है कि जो बाहर। थोड़ा अपन वैधानिक विषय पर रहते हैं। बिंदु है सदस्यता समाप्ति का। क्या लोकसभा सचिवालय से आज जो आदेश निकला है वो कानूनी दृष्टि से अनुचित है, गलत है, आपत्तिजनक है, या कुल मिलाकर जो अदालत का आदेश है उसके परिपालन में यही प्रक्रिया होनी थी वो हुई है? सीधा सीधा तौर पर बतौर पूर्व प्रमुख सचिव विधानसभा आपसे ये जानने में हमारी दिलचस्पी है, थोड़ा इस पर बताएं। 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, वो अलग चीज। क्या ये न्याय संगत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है? इसके संदर्भ में आपकी स्पष्ट राय। कानूनी दृष्टि से तो ये संविधान सम्मत है, नियमों के अनुकूल है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा एक कहना है कि कई अवसरों पर ऐसा होता है कानून, जब देश में पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में इतना प्रतिशोध हो गया है, ऐसी स्थिति में प्रतिशोध को कम करने के लिए, ऐसी प्रतिशोध में एक सद्भावना क्रिएट करने के लिए यदि इसको 1 दिन और रुका जा सकता था तो शायद सद्भावना होती और देश का माहौल अच्छा होता। अच्छा देवेंद्र जी, एक सवाल कर लेता हूं अब आपसे, पूर्व विधानसभा सचिव के दृष्टि से सवाल नहीं है, आप जो मानवीय संवेदनाओं और सरोकारों से जुड़कर बात करना चाहते हैं तो उस पर सवाल कर लेता हूं। देश के प्रधानमंत्री को, वो भी स्पष्ट बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री को, और वो भी नरेंद्र मोदी को आप सार्वजनिक मंचों से चोर करार दें और उसके बाद में कहीं वो प्रतिशोध का नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा अपेक्षा ज्यादा नहीं है? वाकई ये आपत्तिजनक नहीं था? क्या देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस प्रकार की भाषा समाज को स्वीकार करनी चाहिए, सियासत को स्वीकार करनी चाहिए, या ये मिसाल बननी चाहिए कि अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग ऐसे गैर जिम्मेदार तरीके के लहजे से बात करेंगे तो उसके परिणाम आज नहीं तो कल आपको भोगने पड़ेंगे? हमें इसे मिसाल के तौर पर देखना चाहिए या इसको हमें एक भूल के तौर पर देखना चाहिए? देखिए, चोर कोई पहली बार नहीं कहा, चोर 2018-19 में कहा, तब उन्होंने उसी को कहा कि चौकीदार चोर है जी। तो ये तब उस समय उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय वो लेने का अवसर नहीं था, बल्कि उन्होंने उसी का चुनाव में फायदा उठाया। लेकिन इस समय ये 2019 में दिया हुआ, 18 में दिया हुए उस बयान को अब वो कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है जो प्रधानमंत्री हैं वो केवल प्रधानमंत्री नहीं है, वो सदन के नेता भी हैं,
और सदन के नेता होने के कारण उनके ऊपर ये ज्यादा दायित्व है कि वो सभा की कार्रवाई चले, उस संबंध में इनिशिएट करें, उस संबंध में सद्भावना पैदा करें, उस संबंध में इसका प्रयास करें कि सभा की कार्रवाई ठीक से चले। और यदि ये कहते हैं कि 1 दिन या 2 दिन यदि विलंब करते इसमें, तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि दोनों दलों देवेंद्र जी का जो सहृदय व्यक्तित्व है ना, वो थोड़ा सा आहत है। यार 1-2 दिन दे देते, थोड़ी सहूलियत हो जाती। ये क्या बात हुई? किया तो न्याय संगत है, किया तो संविधान सम्मत है, पर भाई कुछ मानवीय दृष्टिकोण तो होना चाहिए था। इस पर रोशनी के लिए मैं राकेश पाठक जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पवन शर्मा जी के पास कुछ बात करना चाहता हूं। सोशल मीडिया भरा हुआ है, राहुल गांधी का तो काम लग गया, अब बारी केजरीवाल जी की है। केजरीवाल जी भी ऐसे मामलों में बड़े फंसते थे, पर केजरीवाल जी थोड़े समझदार आदमी है। राहुल गांधी का आजकल सोशल मीडिया पे सावरकर समझा है क्या? मतलब मैं माफी नहीं मांगूंगा, पर केजरीवाल जी माफी मांग लेते थे। केजरीवाल जी जो है बाहर समझौते भी कर लेते हैं। लोगों का कहना है कि अब केजरीवाल जी की बारी है। क्या कहते हैं पवन शर्मा जी, कितना डर गए आप? अब थोड़ा संभल कर बोलेंगे, थोड़ा सहम कर बोलेंगे, या ऐसे ही बोलते रहेंगे जैसे पहले बोलते रहे? देखिए हिमांशु जी, हम तो बिल्कुल नहीं डरे। मुझे लगता है कि आज केंद्र सरकार इतनी डरी हुई है, अगर कोई विपक्ष का नेता इनसे सवाल पूछ ले कि अडानी के खिलाफ जेपीसी बना दो, उसको जेल में डाल देंगे जी। अगर कोई नेता सवाल पूछ ले देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसको जेल में डाल देंगे। अगर कोई पार्टी एक पोस्टर लगा दे 4 शब्द लिखवा के, उस पर 130 FIR कर देंगे और 6 लोगों को जेल में डाल देंगे। वो 6 लोग कौन है? जो बेचारे साइकिल से दिल्ली में पोस्टर लगाते हैं। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार डरी हुई है, सवालों से डरी हुई है। और ये समय देश के लिए चिंता का विषय मुझे प्रतीत इस वजह से भी होता है कि आज देश में अघोषित एक तानाशाही का दौर लाया जा रहा है कि सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आज मुद्दे इस बात के नहीं है कि सीबीआई को अपोजिशन पार्टी के नेताओं को बंद करने के लिए छोड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जो नेता दूसरी पार्टी में होते हैं उनके ऊपर सीबीआई ईडी की जांच चलती है, भारतीय जनता पार्टी उन पर आरोप लगाती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को लोग शामिल हो जाते हैं, सारी जांचें बंद हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, इनके कई सारे ऐसे नेता जो मुख्यमंत्री बन के अपन विषय से थोड़ा दाएं बाएं हो गए। विषय राहुल गांधी। राहुल गांधी अपने बयान के कारण से अदालत में दोषी ठहराए गए। दोषी ठहराने के एवज में आज उनकी सदस्यता छिन गई लोकसभा की। अब इसमें बताइए, बयान सही दिया था, अदालत ने गलत फैसला दिया, अदालत ने फैसला ठीक दिया, पर लोकसभा सचिवालय ने ठीक नहीं किया। कुल मिला के खुलासा कीजिए, कहां खड़े हैं आप? राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, अदालत के साथ खड़े हैं, लोकसभा सचिवालय के साथ खड़े हैं। हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं, पर फिर भी हम अड़े हैं। कुल मिला के हैं कहां पवन जी? थोड़ा बताइए तो सही ना। उनके अलग पार्टी है, लेकिन जब किसी के भी खिलाफ एक तानाशाह सरकार फैसला लेगी तो सरकार के खिलाफ हम खड़े होने का हमारा फर्ज बनता है। संविधान में डेमोक्रेसी ने हमको अधिकार दिया है। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार फैसले ले रही है, देखिए 24 घंटे के अंदर सदस्यता कैंसिल कर दी गई। मुझे लगता है 2 घंटे में इलेक्शन नहीं है। प्रधानमंत्री को थोड़ा सहनशील होना चाहिए। तो किससे लड़ रहे हैं? तो उसके नेताओं से लड़ रहा है। तो किससे लड़ रहा है? पोस्टर वालों से लड़ रहा है। उनको लड़ना चाहिए बेरोजगारी से, उनको लड़ना चाहिए महंगाई से, उनको लड़ना चाहिए देश का पैसा लेके भाग रहे हैं। उनका पवन जी विषय के स्थान पर अपने मसले की पैरवी करना चाहता है। उनके पोस्टर लगने पर क्यों केस दर्ज हो गए? इतने ही साहसी आदमी थे पवन जी आप, इतनी साहसी आपकी पार्टी थी, तो आप पोस्टर लगा रहे थे मोदी हटाओ देश बचाओ, तो नीचे लिखते ना आम आदमी पार्टी। आपने ना तो अपना नाम लिखा, ना प्रिंटिंग प्रेस का नाम लिखा, ना जिसने छपवाया उसका नाम लिखा। तो इतना तो आपने अपना साहस दिखाया, उसके बाद यहाँ पे सवाल कर रहे हो ये तानाशाह सरकार, ये फलाना सरकार। आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं, फिर राकेश पाठक जी के पास चलता हूं। आपने कहा हम फैसले के साथ नहीं है। किस फैसले के साथ नहीं है? राहुल गांधी ने बोला, भरी अदालत में, भरी सभा में बोला कि ये हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है, और नाम गिना दिए, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और ढूंढेंगे तो कई मोदी निकल आएंगे। इसके खिलाफ अदालत ने फैसला दिया है। तो क्या आप राहुल गांधी ने जो बोला एकदम ठीक बोला था? सारे चोरों का नाम मोदी क्यों होता है, या ये बयान को आपत्तिजनक पाते हुए अदालत ने फैसला दिया, उसके साथ होंगे? बता दीजिए पवन जी आप ही। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखो उनके शब्द का मैं समर्थन नहीं करता, उन्होंने क्या बोला, लेकिन आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विपक्ष की नेत्री के खिलाफ बोला, सुपर्णखा बोला उसको, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला,
विपक्ष के नेताओं को अर्बन नक्सल बोला। मैं तो शब्द बोल भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे बयान ये लोग देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के गोत्र पे पूरी दिल्ली में पोस्टर लगाया, उनके गोत्र का मजाक बनाया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने थोड़े गिरेबान में झांकना चाहिए और छोटे तो पवन जी का बहुत स्पष्ट कहना है भाई, उस शब्दों का तो मैं साथ नहीं देता हूं, लेकिन भाजपा भी कौन से दूध की दली हुई है, इसने कौन से कमी कर रखी है। पर इन सब के बीच में मैं डॉक्टर राकेश पाठक अब आपके पास आना चाहता हूं। आप महज पत्रकार नहीं रहे, सामाजिक क्रांति के दूत भी हो रखे हैं, सामाजिक मुद्दों पर बड़े मुखर भी रहते हैं, हर स्तर पर रहते हैं। तो आज के इस पूरे घटनाक्रम से कितना डर गए हैं भविष्य को लेकर, कितने आशंकित हैं डॉक्टर राकेश पाठक आप, या आपका भरोसा है देश में लोकतंत्र के बने रहने पर, और ये फैसले के संदर्भ में आप समाज के लिए नजीर के तौर पर देख रहे हैं कि भाई सार्वजनिक जीवन में कुछ भी बोलो तोल मोल के बोलो, और कुछ नहीं तो जो हमारा विचार सूत्र था कबीरदास जी का उसे ध्यान में रख के बोलो। कहां खड़े हैं डॉक्टर राकेश पाठक? हिमांशु जी, पहले तो सीधा उत्तर व्यक्तिगत जी। आपने पूछा हम डर गए, तो हमारे गांधी नहीं डरे, हमारे बाद के तमाम पीढ़ी दर पीढ़ी नेता नहीं डरे, जो देश में, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, एक नागरिक और एक पत्रकार के रूप में कम से कम इन लोगों से तो डरने की जरूरत नहीं है जो खुद इतने डरे हुए हैं। बेहद डरी हुई सत्ता है इस वक्त। अब आपके मूल प्रश्न पर आते हैं। आपने अपने इंट्रो में शुरू में सच बोलने पर कुछ कहा था, तो उम्मीद फाजली साहब का एक शेर है, आसमान से फरिश्ते जो उतारे जाएं, आसमान से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। क्या बात। सचमुच में दौर बड़ा कठिन है हिमांशु जी। नंबर एक, अब मैं क्रमशः बिंदुवार सभी बिंदुओं पर आता हूं। नंबर एक, न्यायालय ने जो फैसला किया है, मैं देवेंद्र वर्मा जी के साथ जाना चाहूंगा कि न्यायालय की जो प्रक्रिया है, उसका जो फैसला है, उसका पालन होना चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अनुराग ठाकुर जी। न्यायालय के फैसले के परिपालन में लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त की, लोकसभा ने, मुझे वहां तक भी कोई आपत्ति नहीं है। जल्दी हुई है, ये सब दुनिया जानती है, देवेंद्र जी भी कह रहे हैं और आप भी जानते हैं। जल्दी का आलम तो यह है हिमांशु जी कि सीपीडब्ल्यूडी को साथ में यह आदेश भी दे दिया गया है कि बंगला फौरन से पेशतर खाली करा दिया जाए। लुटियंस जोन में दिल्ली में आज भी इसी सरकार के, इसी पार्टी के ऐसे केंद्रीय मंत्री सरकारी बंगलों में, उन बंगलों में रह रहे हैं जो ईयर मार्क बंगले हैं केंद्रीय मंत्री के लिए, लेकिन पिछले फेरबदलों में मंत्री वे नहीं रहे। मुझे नहीं मालूम है मंत्री पद से हटाने के बाद कितने महीनों तक, कितने सालों तक उन बंगलों से बेदखल करने का आदेश सीपीडब्ल्यूडी को लोकसभा सचिवालय ने दिया, शायद किसी को नहीं। तो ये जल्दी तो ये बताती है कि अंततः मंशा राहुल गांधी को खामोश करने की। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जो भी बात कही निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है और न्यायालय ने उस पर ठप्पा लगा दिया है जी। अभी हम इस पर नहीं जा रहे हैं कि इससे ऊपर की जो अदालतें हैं वो इस फैसले पर क्या निर्णय लेंगी, लेकिन अगर सचमुच में चुनावी सभाओं में दिए गए बयानों पर कानून ने अपना काम किया होता हिमांशु जी, सचमुच में इसी तरह मुकदमे दर्ज हुए होते, तो इस वक्त जो लोग सत्ता में बैठे हैं वे जिंदगी में जेल से बाहर कभी आ ही नहीं पाते जी। न इंदिरा गांधी के समय गली गली में झंडी है इंदिरा गांधी ... आदरणीय विधायक जी शिवरतन जी बैठे हैं, इनकी पार्टी के पुरखे यही नारे लगाया करते। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो गली गली में शोर है राजीव गांधी ... है। आकाशवाणी पर प्रसारित हो गया था एक बार ये पंक्तियां। तो आप विश्वास कीजिए आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं ये तब से आज तक जेल में ही होते जी। और तब क्यों, वर्तमान जो हमारे देश के प्रमुख हैं, देश के मुखिया हैं, उन्होंने जब नीतीश कुमार के लिए कहा कि नीतीश कुमार के डीएनए में खराबी, ये तो एक व्यक्ति की अवमानना थी, अपमान था। अभी तो एक समुदाय की बात हो रही है जो आगे चलकर मानहानि का जो कानून है देवेंद्र जी बेहतर जानते हैं, ये फैसला टिकेगा ही नहीं। अभी प्रक्रिया पर नहीं जा रहे, प्रक्रिया में कौन कौन सी गड़बड़ियां थी, उसके अधिकार क्षेत्र में था कि नहीं था। फरियादी खुद स्टे लिए बैठा था 2019 से 2021 से, और अभी फरवरी में उसने कहा कि साहब जल्दी सुनवाई करो, हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन अगर सचमुच में नीतीश कुमार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ केस लगाया होता तो माननीय मोदी जी को भी सजा हो चुकी होती और दुनिया के इतिहास में पहली बार होता इंदिरा गांधी के बाद के एक प्रधानमंत्री डिस्क्वालीफाई होता। भरे सदन में, सदन के फ्लोर पर प्रधानमंत्री ने एक महिला सांसद को शूरपणखा से उसकी तुलना की। कल रेणुका चौधरी ने ट्वीट किया कि मैं इस पर केस कर रही हूं, तो मैंने उन्हें लानत भेजी है कि तब से अब तक क्यों नहीं किया।
मैंने ट्वीट पर लिखा, उस पर रिट्वीट किया है। तो आप कल्पना कीजिए कि कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बहुत लंबी फहरिस्त है। और हिमांशु जी, एक सच्चे नागरिक के नाते सचमुच में मुझे खेद होता है, आप जो चाह रहे हैं कि कबीरदास जी के लिखे को जो हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ लिया, तो राहुल गांधी को तो पढ़ना ही चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भी पढ़ लिया होता तो वे कम से कम ऐसी भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री पद से नहीं करते कि हम लोगों को एक नागरिक के नाते दुख होता। अब इस पर लौटते हैं कि आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है। जी, एक इतनी सी बात है कि राहुल गांधी सदन में अपना बयान देना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं माफी मांगो। हो सकता है बयान देते देते वे माफी मांग लेते, तो उन्हें बोलने तो देते कि विदेश में जो वो कहकर आए हैं उसमें क्या क्या उन्होंने कहा था। और अब उनका ये तर्क है, सिर्फ सदन में राहुल गांधी को न बोलने दिया जाए, इसके लिए प्रक्रिया तो पहले ही शुरू हो गई थी। बीजेपी के एक सांसद ने नोटिस दे ही दिया था उनको डिस्क्वालीफाई करने का। ये ना होता तो दूसरा गम होना था। अगर अदालत का ये फैसला नहीं होता तो राहुल गांधी को वे दूसरे तरीके से डिस्क्वालीफाई कराते। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि एक सभ्य सुसंस्कृत लोकतंत्र में देश का प्रधानमंत्री भी गरिमामय भाषा का इस्तेमाल करे, विपक्ष का नेता भी करे, हम सब करें, चैनलों पर बैठने वाले पैनलिस्ट करें। मुझे कभी ना ये कहना पड़े कि मेरे प्रधानमंत्री की भाषा सचमुच मुझे शर्मसार। डॉक्टर राकेश पाठक, थोड़ा उलझन में हूं आपकी दलीलों को लेकर। अगर नीतीश कुमार ने केस कर दिया होता तो प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में ऐसा फैसला आया होता, रोका किसने था भाई? आपने रेणुका चौधरी के संदर्भ में भी कह दिया, हालांकि उनकी दलील अभी भी व्यर्थ है, इसलिए क्योंकि इस देश की कानून व्यवस्था के अंदर यह भी है कि सदन में कही गई किसी भी बात को लेकर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो शूर्पणखा को लेकर कितना भी उनका मन व्यथित रहे, लेकिन उस पर कुछ होने जाने वाला नहीं है। पर मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर आप चोरी करते हुए पकड़े गए, आप कोई गलत काम करते हुए पकड़े गए, तो क्या उसकी दलील बचाव में यह रहेगी कि सर वो भी ऐसा करता था, उसने भी ऐसा किया था, या महत्वपूर्ण है कि आपने ऐसा किया या नहीं किया? क्या डॉक्टर राकेश पाठक ये कहने की स्थिति में है कि राहुल गांधी ने कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया था, उन्हें तो फंसा दिया गया, उलझा दिया गया, सत्ता को छीन लिया गया? कुल मिलाकर इस देश में नियम, कायदे, कानून व्यवस्था है, लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और जब आप ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो तो और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। चुक गए राहुल गांधी, क्या आप नहीं मानते? ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर चुनावी सभाओं के, मैं फिर वहीं लौटता हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ये तर्क तो शिवरतन जी जैसे लोगों के लिए है कि जब इनसे इस समय के आपातकाल जैसे दशा की बात की जाए तो 1975 को याद दिला देते हैं। हम तो भरे मन से 1975 की आलोचना करते हैं। शिवरतन जी एक बार कहें INS पर कि हाँ आज भी आपातकाल जैसी स्थितियां हैं। मैंने तो भरे मन से सैकड़ों बार कहा है हम आपातकाल। आपकी शिवरतन जी से ऐसी क्या मोहब्बत है, आपको इच्छा नहीं है कि वो भाजपा में रहे? वे राहुल गांधी के लिए टीम की चिंता कर रहे थे, मुझे तो चिंता ये हो रही है हिमांशु जी कि नरेंद्र मोदी के साथ ऐसी कौन सी टीम है जो उन्हें उल्टे फैसले करवा रही है। जी। सचिव वैद कुरु तीन ज्यों प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होए वे गही नाश। मुझे तो माननीय मोदी जी की चिंता हो रही है, उनकी टीम में कोई है नहीं जो उन्हें बताता हो कि राहुल गांधी नेता बना जा रहा है। ऐसे तो काहे के लिए इतनी कार्रवाइयां करवा रहे हो आप? बोलने दीजिए, सदन में एक दिन बोल देते। आपके पास तो 303 लोग। डॉक्टर राकेश पाठक तो अलग नजरिए के साथ में है। राकेश पाठक कह रहे हैं राहुल गांधी नेता बने जा रहे हैं। मुझे आना था प्रताप भानु जी के पास, लेकिन मुझे शिवरतन जी के पास जाना पड़ेगा। कोई डॉक्टर राकेश पाठक ने एक अलग नजरिया दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी के प्रयास, भारतीय जनता पार्टी का ये उपक्रम राहुल गांधी को नेता के तौर पर स्थापित कर दे रहा है। शिवरतन जी क्या कर रहे हैं आप? राकेश पांडे जी को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी को नेता के रूप में स्थापित कर रही है, तब तो कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। अगर नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं तो मैं दो बातें रखता हूं जी। पहला विषय है कि भाई माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं लोकसभा में। लोकसभा में 13 साल में कुल 21 डिबेट में शामिल हुए जी। और अगर आप बात रखना चाहते हो तो राष्ट्रपति के भाषण पे चर्चा हुई, आप उपस्थित होकर के अपना विषय रख सकते थे। बजट पे चर्चा हुई, सामान्य चर्चा हुई, उसमें फ्री रहते हैं, उसमें आप अपनी बात रख सकते हो। ये सारा मामला जो तूल पकड़ा है, राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा समाप्त होने के पश्चात 2 अवसर आपको थे जब अपनी बात आप लोकसभा में रख सकते थे। राहुल गांधी जी को किसी ने रोका नहीं था, एक बात। और दूसरी बात, आखिर कहीं ना कहीं आम सभाओं में
भाषा की मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपने कहा नीतीश जी के लिए माननीय मोदी जी ने ये कहा डीएनए टेस्ट करना चाहिए। किसी ने नीतीश जी को रोका था क्या कोर्ट में जाने के लिए? किसी ने रोका था तो बता दीजिए। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति की कमजोरी होती है तभी उस बात को वो स्वीकार करता है। और जहां तक आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हम आपातकाल की बात हमेशा करते हैं। देश में लोकतंत्र सुरक्षित है, पर दुर्भाग्यजनक स्थिति क्या है? हमारे पक्ष में निर्णय आया तो अच्छी बात है, और हमारी इच्छा के विरुद्ध निर्णय आया तो लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई, राजस्थान में सरकार बन गई, तो ईवीएम अच्छा काम कर रहे थे और आप हार गए तो उसमें गड़बड़ी हो गई। ये कांग्रेस के नेचर में आ गया आरोप है। ये किसी संवैधानिक सत्ता को स्वीकार करने को संवैधानिक सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। शिवरतन शर्मा जी के हर दलील के साथ में डॉक्टर आगे बाडक की आपत्तियां चेहरे से व्यक्त हो रही थी, हम उन्हें उनके मुख से व्यक्त करा देते हैं। जी डॉक्टर आगे बाडक, क्या कह दिया था शिवरतन जी ने जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे? आप जैसा धैर्यवान व्यक्ति का धैर्य क्यों चुक गया? अरे नहीं, मैंने सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कि आप मुझे 1 मिनट का समय दें। मैं आपका शिवरतन जी का सम्मान कर रहा हूं, उन्हें सल्यूट कर रहा हूं। उन्होंने माना कि नरेंद्र मोदी जी का बयान डीएनए को लेकर जो था वो बेहद स्तरहीन था, बहुत आपत्तिजनक था। उन्होंने माना, इसके लिए मैं सल्यूट करना चाह रहा हूं। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं माना। देखो डॉक्टर आगे बाडक, आप तो शिवरतन जी की आज सदस्यता खार के ही रहोगे ऐसा लग रहा है भाजपा की। उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार को किसने रोका था, कहीं ना कोई गड़बड़ी होगी इसलिए उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो और बयान का समर्थन कर दिया। नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं पड़ी नरेंद्र मोदी के खिलाफ डिफॉर्मेशन की। आप सुझाव दे सकते हैं शिवरतन जी के खिलाफ तो कर ही दे, क्योंकि शिवरतन जी ने कहा कोई ना कोई गड़बड़ होगी तभी तो नहीं किया। ईवीएम की बात वो कह रहे थे, उसको भी जोड़ लीजिए। 2009 में जीवीएल नरसिंह राव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने किताब लिखी डेमोक्रेसी एट रिस्क, लोकतंत्र खतरे में, कैन वी बिलीव अवर ईवीएम। उस किताब की भूमिका लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी। किरीट सोमैया, जीवीएल नरसिंह राव पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ रोना रोते थे, एक लैपटॉप पर दिखाते थे ईवीएम को ऐसे किया जा सकता है। चूंकि वे हार रहे थे 2004 और 9 में, तो ये पाखंड तो बहुत स्पष्ट है कि जब आप खुद हार रहे थे तब ईवीएम पर रो रहे थे। आज अगर कांग्रेस आपत्ति कर रही तो आप उनसे कह रहे हैं। मैं तो बहुत स्पष्ट ये कह रहा हूं कि देश के किसी भी राजनेता को ऐसे स्तरीय भाषण नहीं देना चाहिए, और उसकी शुरुआत निश्चित तौर पर हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए, क्योंकि वे इस देश के इतिहास के सबसे ज्यादा स्तरहीन भाषण देने वाले प्रधानमंत्री प्रतीत होते हैं। मैं तो एक एक लाइन गिना रहा हूं, आप इस पर। डॉक्टर आगे बाडक, आपने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आप नहीं मानते कि राहुल गांधी के संदर्भ में सुनाई गई सजा और उस पर हुई कार्रवाई आने वाले समय के लिए नजीर बनेगी? अब हर नेता को सार्वजनिक मंच से भाषण देते समय सोचना पड़ेगा क्या उसे बोलना चाहिए और क्या नहीं। अभी तो दौर ऐसा आ गया है, कोई भी जना कुछ भी बोल देता है और बाद में जाके माफी मांग के अपने आप को सेटल कर लेता है। क्या कहते हैं? बिल्कुल नजीर बनना चाहिए अदालत के हर फैसले को, पर फैसले ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि केंद्रीय मंत्री के रूप में संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति देश की राजधानी में एक पूरे समुदाय के नरसंहार की बात करे और अदालत कह दे उन्होंने तो मुस्कुराकर कहा था। तो नजीर अदालत से हर तरह से आना चाहिए। और मैं कह रहा हूं डॉक्टर आगे बाडक की शिकायत अदालत से भी है, चेहरों को देखकर फैसले हों, ऐसी नजीर नहीं बननी चाहिए। जी शिवरतन जी, क्या हो गया? देखिए, माननीय पांडे जी ने मोदी जी के भाषण के संबंध में बात की, स्तरहीन भाषण दे रहे जी। मैं माननीय पांडे जी से पूछना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सभा में कहे चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, ये शब्द उपयुक्त है क्या? कोई व्यक्ति सार्वजनिक सभा में किसी समाज विशेष के लोगों के लिए चोर शब्द का उपयोग करे या उसको अपमानित करे तो उचित है क्या? और मान लो अगर हमने कहा कि जो दिल्ली में नरसंहार हुआ उसके लिए कांग्रेस दोषी, तो हम दावे के साथ बोलते हैं क्या गलत बोलते? स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का भाषण हुआ था कि जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो पृथ्वी में कंपन होता है। भाषा की मर्यादा सबको रखनी चाहिए, इस बात से मैं भी सहमत। पर राहुल गांधी जी की भाषा की मर्यादा जो पिछले 7-8 साल से गड़बड़ रही है, उस पर कांग्रेस को चिंतन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस को चिंतन राहुल गांधी के भाषण पर करने की जरूरत है या कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है कि भाजपा के किस किस नेता ने ऐसा कौन सा आपत्तिजनक भाषण दिया जिसको अब अदालत में ले जाकर मामला बनाया जा सकता है? क्या बोलते हैं प्रताप भानु जी?
थोड़ी अपनी लीगल टीम को मजबूत करने की जरूरत है, लीगल टीम को ठीक से काम करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है मुकाबला किनसे है। क्या कहते हैं हिमांशु जी, आपने बहुत सही कहा। आज कांग्रेस को इस बात को समझने की जरूरत है कि मुकाबला किनसे है जी। किस तरह के अनपढ़ और क्रिमिनल लोग राजनीति के सत्ता के शीर्ष पर बैठ गए हैं, जो हर चीज को उसी क्राइम के नजरिए से देखते हैं जो अपने जीवन में वो करके आए हैं। जो राकेश पाठक जी ने जो कहा है कि, और बड़ी संतुलित भाषा में कहा कि घटिया भाषा की शुरुआत किसने करी? भारतीय जनता पार्टी ने करी। गली गली में शोर है, ये नारा किसने दिया? हमने भुगता है इनने। और आज तक राजीव गांधी के खिलाफ इस नारे का उपयोग किया गया था। करने वाले कोई और नहीं, भाजपा के लोग, भाजपा के नेतृत्व, उनके कार्यकर्ता गांव गांव में स्लोगन लिख रहे थे। तो मेरा एक विनम्र सवाल है प्रताप बानू जी, भाजपा से सीखने के लिए ही रह गई क्या कांग्रेस? जब आपको लगता है कि भाजपा ने ये गलत किया था, जिन राजीव गांधी के संदर्भ में इन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, और राजीव गांधी के बेटे के पास में अब जमाने को बताने के लिए यही शब्द बचे थे, वो सार्वजनिक मंच से ये भाषण लगाए। क्या भाजपा के किसी भी दिग्गज राजनेता का नाम आप बता सकते हैं जिसने भरे मंच से राजीव गांधी का नाम लेकर यह नारा लगाया हो? कार्यकर्ताओं के स्तर पर बात अलग, पर क्या अटल जी के स्तर पर, आडवाणी जी के स्तर पर, जोशी जी के स्तर पर आप उल्लेख करके बता सकते हैं कि उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया? क्या आपको नहीं लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में राहुल गांधी भावावेश में उन शब्दों का इस्तेमाल कर बैठे जो हमारे सामाजिक परिवेश में स्वीकार्य नहीं है, जो भारतीय परिवेश में स्वीकार्य नहीं है? क्या आप इसके संदर्भ में ऐतराज करेंगे? इस बात पे, मेरी सच्चाई पे इतने उग्र होने की आपको जरूरत नहीं है हिमांशु जी। क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया है? विदेशी धरती पे जाके देश का प्रधानमंत्री कहे कि हमने हिंदुस्तान में कैसे जन्म लिया है? आप इसको स्वीकार करेंगे? देश का प्रधानमंत्री कोई ये अमेरिका में जाके कहे कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये कौन से संविधान के अंतर्गत लिखा हुआ है? कहां इसका वर्णन किया जा सकता है? तो आज का प्रधानमंत्री क्यों कितना घटिया बोलता है? क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या देश के, भारत देश की 140 करोड़ जनता का असम्मान नहीं है? इस पे सवाल उठ। तो राहुल गांधी कहना है कि देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर जब ये भाषण दे देते हैं कि इस देश में पैदा होना तो अपराध माना जाता था, वो आपत्तिजनक नहीं है, तो शिवरतन जी को लग रहा है वो कुछ कह सकते हैं। जी शिवरतन जी। देखिए, प्रताप बानू जी ने जो कहा कि क्रिमिनल और अनपढ़, मुझे इस सब पे आपत्ति जी। और उन्होंने जो राजीव गांधी जी के लिए कहा बोफोर्स के मामले में, अरे भारतीय जनता पार्टी ने बोफोर्स के मामले में राजीव गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के डिसीजन में इस बात का उल्लेख है कि बोफोर्स से खरीदी में दलाली खाई गई, और ये इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल की जो रिपोर्ट है वो हमारी सरकार के पीरियड में नहीं है, यूपीए गवर्नमेंट के पीरियड में जरा पता कर लेंगे, एक बात। और दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी भाषण विदेश में हुआ वो भारतीय मूल के लोगों के बीच में हुआ, किसी विदेशी के बीच में नहीं हुआ। राहुल गांधी जी जाते हैं और कैम्ब्रिज के, अरे शिवरतन जी कैसी दलील दे रहे हैं? भारतीय मूल के लोगों के बीच में हुआ, मतलब भारतीय मूल के अलावा किसी व्यक्ति ने उस भाषण का एक शब्द भी नहीं सुना, उस देश के लोगों ने उस बात को नहीं सुना, उस देश के लोगों को महसूस नहीं हुआ। और मैं आपसे सवाल कर लेता हूं शिवरतन जी, वाकई आप 2014 से पहले छत्तीसगढ़ की धरती पर इस अपराध बोध के साथ थे कि पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो इस देश में जन्म लिया? आपसे सवाल है शिवरतन जी, ऐसा उस भाषण में बताया गया था, तो शिवरतन जी आज आप बताई दो, 2014 से पहले आप इस आत्मग्लानि से, इस पीड़ा से, इस दर्द के साथ जीवन जी रहे थे, या पिछले जन्म में क्या पाप हो गए थे जो मैंने भारत में जन्म लिया? शिवरतन जी, हमारे मन में जरूर पीड़ा थी 2014 के पहले कि हमारी सरकार ऐसी सरकार है जो यूपीए की सरकार है या कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है जिसने देश के स्वाभिमान के साथ समझौता किया है, देश के स्वाभिमान को बेचने का काम किया है, भ्रष्टाचार में लिप्त रही है सरकार, देश के विकास को रोकने का काम किया है। ये पीड़ा हमारे मन में थी और आज हम गर्व। वाह शिवरतन जी, अगर आपको इस देश की सरकार के संदर्भ में ये शिकायत रहे तो ये लोकतंत्र के तहत है, और अगर कांग्रेसियों को वर्तमान सरकार को लेकर अगर ये शिकायत रहे तो ये देशद्रोह की श्रेणी में है, राष्ट्र विरोधी है। विचार होना चाहिए, वाकई लोकतंत्र के मायने यही है, विचार होना चाहिए। लेकिन मैं इस चर्चा को आखिरी बिंदु पर ले जाना चाहता हूं
और इसे निष्कर्ष पर देने के लिए एक बार फिर देवेंद्र वर्मा जी के पास आता हूं। देवेंद्र वर्मा जी, फिर स्टॉप लग गया राहुल गांधी पे? 8 साल के लिए जनप्रतिनिधि बने रहने का रास्ता खत्म, क्योंकि 2 साल का कारावास, उसके बाद 6 साल तक चुनाव न लड़ने की अयोग्यता का संबंधी प्रावधान, या कुछ गुंजाइश है? राहुल गांधी को जल्द हम लोकसभा में देख सकते हैं? कांग्रेस अपने नेता को फिर से मुखर होकर बोलते हुए देख सकती है? क्या कुछ कानूनी स्तर पर संभावनाएं हैं? नहीं, कानूनी स्तर पर तो ऐसा है कि अभी सारे विकल्प खुले हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सीजेएम का निर्णय हुआ है ये कोई फाइनल निर्णय है। हाईकोर्ट निश्चित तौर पर इस पे जो भी लेक्यूना है, जैसे कि वहाँ अहमदाबाद कर्नाटका में स्टेटमेंट दिया और सूरत में केस चला, बीच में 2 साल के लिए हाईकोर्ट के द्वारा उसके ऊपर रोक लग गई और उसके बाद में वापस रिवाइव हुआ, ये सारी जो चीजें हैं इसके ऊपर निश्चित तौर पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विचार करेंगे और राहुल गांधी की सदस्यता मुझे ऐसा लगता है कि फिर से बहाल होगी और ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, इसके लिए कुछ कोर्ट टिप्पणी भी करेगी, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते जिस प्रकार से लिया गया है। बस देवेंद्र वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर, आपने कहा कि संस्था फिर बहाल होगी, ये तो वायनाड में तुरंत चुनाव कराने की तैयारी दिख रही है। राहुल गांधी के पास में समय वाकई कम है। शिवरतन जी हमें बता रहे थे उन्हें अपनी जो सलाहकारों की टीम ठीक रखनी चाहिए। क्या शिवरतन जी की सलाह के साथ हैं आप? क्या उन्हें अपनी जरा टीम वीम ठीक करनी चाहिए? तुरंत अदालत में अपनी याचिका लगाएं, तुरंत राहत पाएं। पता चला याचिका लगाएं कि ना लगाएं सोचते रह गए, तब तक में वायनाड से कोई नए सांसद जो है आगे लोकसभा में बैठ गए। और ऐसे में क्या रहेगा? अगर चुनाव हो गए तो राहुल गांधी के पास कोई विकल्प रहेगा? देखिए, निर्वाचन आयोग एक माह तक इस रिक्त सीट के संबंध में किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेता है। निर्वाचन आयोग को भी मालूम रहता है जब भी कभी किसी की सदस्यता समाप्त होती है और वापस वो चाहे वो दल बदल के अंतर्गत हो ये हो, तब निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग ये प्रतीक्षा करता है 1 माह के लिए कि 1 माह के बाद में ही वो इनिशिएट करता है। और 1 माह की अवधि ऐसी होती है जिसमें जो भी पीड़ित पक्ष है वो उच्च न्यायालय में उससे जहां से देवेंद्र जी, मैं फिर आपको वापस आगाह कर रहा हूं, ये जो बात आपने 1 माह वाली कही है, ये नियमों के तहत कही है या भावनाओं के तहत कही है? मतलब चुनाव आयोग को भावनाओं के तहत 1 माह तक इंतजार करने की आदत है, या नियमों में है 1 माह तक रिक्त रखते हैं उसके बाद कार्रवाई शुरू करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महीन है यह मसला। भावनाओं के तहत नहीं की है। आपको स्मरण होगा जब मध्य प्रदेश में 2 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हुई थी जी, और वो वापस फिर सुप्रीम विधानसभा ने निर्णय लेके उस पूरी प्रक्रिया में मैं शामिल था। वो पूरी सदस्यता बहाल मेरे ही एडवाइस के ऊपर हुई थी। मैंने एक रिटर्न में नोट दिया था और उस समय निर्वाचन आयोग से भी ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन निर्वाचन आयोग के जो विधि के व्यक्ति थे उनसे बातचीत की गई थी। उनसे बातचीत न केवल मैंने की थी, सबसे पहले मैंने की थी कि इसमें कोई ऐसी आपत्ति, निर्वाचन आयोग को यदि रिक्तता की घोषित कर दिया है तो चुनाव तो ना हो जाएंगे। तब न केवल मैंने बातचीत की थी बल्कि यहाँ के स्पीकर रूहानी जी ने भी उनसे बात की थी और उसके बाद में ही ये निर्णय हुआ था कि इनकी सदस्यता को बहाल किया जाए, क्योंकि सीट को रिक्त घोषित कर दी। और कई अवसरों पर ऐसा होता है जब सीट को रिक्त घोषित करते हैं तो हाईकोर्ट उस निर्णय को निरस्त करके उसको वापस बहाल कर देता है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत निर्वाचन आयोग ऐसा नहीं कि आज भेज दिया तो निर्वाचन आयोग आज ही नोटिफिकेशन जारी कर देगा, उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है वहां की इलेक्टोरल तो कुल मिला के देवेंद्र वर्मा जी राहत दे रहे हैं राहुल गांधी के लिए। भाई 1 महीने का समय है, बच सकते हो। तो मैं प्रताप भानु जी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ, शिवरतन जी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और राहुल गांधी के संदर्भ में देवेंद्र वर्मा जी के द्वारा बताए जा रहे कानूनी पहलुओं के आधार पर कुछ समय रहते कदम उठाएंगे आप, या भाजपा को कोसने, नरेंद्र मोदी का नाम लेकर विलाप करने में ही 1 महीना काट देंगे? क्या है इरादा? डॉक्टर हिमांशु साहब, कदम कानूनी उठाना चाहिए। बहुत अच्छी राय वर्मा जी ने दी है, उन्होंने स्वयं उस पर फैसला किया है, रिव्यू किया है, समीक्षा के बाद पुनर्स्थापित किया है उनकी सदस्यता को। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जब वहां के सूरत के कोर्ट ने 30 दिन का जो टाइम दिया है,
सोच समझ के दिया है। उनको स्वयं इस बात का ज्ञान था कि ये अधिक से ज्यादा जो अधिकतम सजा हो सकती थी उस एक्ट और धारा के अंतर्गत, उसका उन्होंने उपयोग किया है। ये उन माननीय न्यायाधीश को संज्ञान में रहा है, तभी उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है। इसलिए हमें कानूनी प्रक्रिया पूरी करना चाहिए। हाई कोर्ट में जाना ही तत्काल, उसका जो भी सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना चाहिए, हम कर रहे होंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ। और जिस तरह से ये 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करी, चुनाव आयोग भी त्वरित घोषित रिक्त नहीं कर सकता वायनाड को, क्योंकि 30 दिन का जो समय दिया है वो ऑर्डर में लिखा हुआ है, उसमें कोई उनकी कृपा नहीं होगी, कोई उनके लिए उनके विवेक पे नहीं छोड़ दिया है। इसलिए यदि वो करेंगे तो उसका भी हायर कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा और हम लीगल फाइट लड़ेंगे। हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं चूक हो गई हो या हमारे कुछ विधि विशेषज्ञों ने गंभीरता से नहीं लिया हो, पर अब कोई चूक नहीं होगी। उनकी राहुल गांधी की सदस्यता पुनर्स्थापित होगी, फिर से संसद में बड़े उम्मीद के साथ में प्रताप भानु जी मान रहे हैं। हमारे लोगों को हो सकता है कुछ चूक हो गई हो, पर अब नहीं होगी तय। पर मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए पवन जी आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, सबक लेंगे राहुल गांधी के वाले उदाहरण से। आपने कहा जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है जेल चला जाता है। अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं बोलते क्या? ये एक सवाल। और दूसरा सवाल यही है कि लोगों के संदर्भ में कोई भी आरोप लगाने में सिद्धस्त माना जाता है केजरीवाल जी को। राहुल गांधी वाला मामला नजीर बनेगा, उम्मीद करें। अब केजरीवाल जी बोलने में थोड़ा संयम, थोड़ा धैर्य दिखाएंगे। देखिए हिमांशु जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप और हम कुछ बोल देंगे उससे देश की साख को बट्टा नहीं लगेगा। लेकिन जो हमारे लोकतांत्रिक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि नाली से गैस निकलती है उससे मैं चाय बना सकता हूं, तो देश के लोग क्या छोड़ दिए, देश के बाहर के लोग हंसते हैं। अगर वो कहते हैं कि बारिश होने वाली है, बादलों में छुप के हमला कर दीजिए, आपका जहाज आप कहीं भी ट्रेस नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि पूरे देश के बाहर लोग हंसते होंगे। इससे देश की शान को पट्टा लगता है। आज भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि आज देश में कोई विपक्ष का नेता ना रहे, कोई दूसरी पार्टी ना रहे, सिर्फ एक नेता रहे जो भारतीय जनता पार्टी का हो, एक पार्टी रहे जो भारतीय जनता पार्टी हो, सरकार एक रहे जो भी सरकार की हो। आज देश में माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि पूरा तानाशाही का माहौल है। आप सवाल पूछ लीजिए हिमांशु जी, आप भी सवाल पूछ लीजिएगा। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आपके पास फोन आ जाएगा आधे घंटे बाद, आपने सवाल कैसे पूछ लिया। हमारा मकसद किसी पार्टी को बचाने का, नेता को बचाने का नहीं है। मकसद ये है कि लोकतांत्रिक देश में हम ना तो हम बढ़े ना कोई दूसरी पार्टी बढ़ी, ये देश बड़ा है। जब देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बचेगी तो आप भी बचेंगे, हम भी बचेंगे। जो हमारे वीर तो आम आदमी पार्टी तो देश को बचाने में लगी हुई है, ये हमें पवन जी ने समझाया है। पर कुल मिला के इसके बीच में लोकतंत्र में एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्थान बचेगा, ये चिंता है। तो डॉक्टर राकेश पाठक, आपसे इस पर टिप्पणी चाहिए। ये पूरा जो मामला चला है, क्या ये मामला राहुल गांधी की सदस्यता समाप्ति के साथ समाप्त हो रहा है, या आप इसमें नई संभावना देख रहे हैं, नए विमर्श की, देश में नए स्तर पर विचार की, देश को एक नए राह पर जाने की? निश्चित तौर पर राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो पूरे समाज को उद्वेलित करती है, आलोड़ित करती है, उससे सबको सबक सीखना चाहिए। सत्ता में बैठे लोग हों, पत्रकार हों, विपक्ष के नेता हों। इस फैसले की रोशनी में भी मैं चाहूंगा कि सब लोग भाषा की मर्यादा का पालन करें। हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे नारे न लगाएं। विदेश में जाकर ये न कहें भारत में जन्म लेना एक पाप का फल था, दंड था। शिवरतन जी ने नया तर्कशास्त्र बताया है कि वो तो भारतीय समुदाय के बीच में कहा था। हो सकता है उस समय जब उन्होंने कहा हो तब इंटरनेट ना आया हो, इस दुनिया में कैमरे का इजाद ना हुआ हो, वीडियो ना हो मोदी जी का, इसलिए दुनिया को पता नहीं चला। असल में वो पूरे 140 करोड़ लोगों का अपमान था। राहुल गांधी का बयान एक समुदाय का अपमान हो सकता है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी किसी महिला को शूर्पणखा कहते हैं तो पूरे स्त्री समुदाय का अपमान होता है। जब वे देश की धरती पर कांग्रेस की विधवा कहते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, तो पूरी नारी जाति का अपमान होता है। जब वे खुद 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद विदेश में ये कहते हैं कि 2014 से पहले भारत में जन्म लेना किसी पाप का दंड था, तो वे उन अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों का अपमान करते हैं जो 6 गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री इस देश का नेतृत्व कर चुके। क्या वे पाप का दंड मानते थे भारत में जन्म लेना? क्या स्वयं नरेंद्र मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए किसी दिन रात को सोचते थे मैंने कौन सा पाप किया है कि मैं भारत भूमि में पैदा होकर मुख्यमंत्री बन गया गुजरात का? तो अपमान तो देश का माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इस विषय के मर्म पे आए
तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। राहुल गांधी अपनी भाषा के चलते सजा पाए हैं, ये अपनी जगह है, पर सवाल इस बात को लेकर भी देश में उठ रहा है कि बाकी नेताओं ने क्या भाषा की शुचिता का ध्यान रखा है? क्या सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा को कायम रखा है? क्या सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत प्रतिद्वंदी राजनेताओं के प्रति उन्होंने उस गरिमा का पालन किया है जिसको लेकर उन्हें राहुल गांधी से शिकायत है कि राहुल गांधी हमेशा ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देते हैं? उम्मीद करते हैं राहुल गांधी तो अपने कानूनी सलाहकारों के मदद से कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, पर देश के तमाम जिम्मेदार राजनीतिज्ञ क्या इस घटना के बाद सार्वजनिक जीवन में ऐसी वाणी का उपयोग करने से अपना परहेज बरतेंगे जो सार्वजनिक जीवन में स्वीकार नहीं मानी जाती? दिलचस्पी रहेगी। हमारे आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इस समय है आप प्रासंगिक पंक्तियों का। गांधी परिवार से जुड़े हुए राहुल गांधी आज जिस मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, उसको लेकर कमाल की पंक्तियां हमें मिली है। हमारी पंक्तियां कहती हैं, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। समय ही व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ और कमजोर बनाता है। अर्जुन का वक्त बदला तो उसी के सामने भीलों ने गोपियों को लूट लिया। जिस अर्जुन के गांडीव की टंकार से बड़े बड़े योद्धा घबरा जाते थे, उसे जंगल के मामूली लोगों ने लूट लिया। राहुल गांधी गांधी नेहरू परिवार की विरासत के उत्तराधिकारी हैं और जिस मुश्किल में सामने वक्त की बात है। उम्मीद है ये वक्त उन्हें कुछ सबक सिखाएगा और जिस लड़ाई पर चलने की वो बात करते हैं, जिस सत्य पर चलने की बात करते हैं, उसमें सचेत रहने के लिए भी बाध्य करेगा। इस उम्मीद के साथ अब मुझे इजाजत, कल फिर मिलते रहे विषय के साथ। तब तक के लिए